कहानी की शुरुआत यंजन और तायोंग के इंट्रोडक्शन से होती है। यंजन एक फूड डिलीवरी वर्कर है जो लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही है, तो वहीं तायोंग एक फोटोग्राफर का असिस्टेंट है। दिखाया जाता है कि यंजन की एक बड़ी बहन भी है, यंजू, जिसके साथ वो डिनर करती है। वैसे यंजू जानती है कि यंजन को अभी तक फुल टाइम जॉब नहीं मिली है, इसलिए वो उसे दिलासा देती है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बाद में यंजन को अपनी बहन के पर्स में से एक एंगेजमेंट रिंग मिलती है, और जब रात को यंजू सो जाती है तब यंजन पुलिस स्टेशन आती है, क्योंकि अंजुन का बॉयफ्रेंड वोजन एक पुलिस वाला है। वो उससे मिलकर रिंग दिखाकर कहती है, तुमने मेरी बहन को प्रपोज किया, लेकिन मुझसे मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझा। पर वोजन तो उसके झूठ मूठ के गुस्से को देख मुस्कुरा देता है। फिर अंजुन खुद आगे होके फैमिली की तरफ से उसे शादी करने की मंजूरी दे देती है और कहती है कि जल्दी ही दोनों फैमिली की एक ऑफिशियल मीटिंग होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ तायुंग अपने दोस्तों और टीम के साथ एक क्लब में होता है, जहाँ उसका बॉस उसके ऑर्फनेज से होने और उसके पास डिग्री न होने पर घटिया कमेंट करने लगता है, यानी उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। तो तायुंग भी नशे में आकर उससे बहुत कुछ सुना देता है और वहीं अपनी जॉब छोड़ देता है। लेकिन बाद में पैसों की तंगी की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो उसके दोस्त उसे एक एडवाइस देते हैं कि काम कर, तो अपने अपार्टमेंट में रखी हुई कुछ एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीजें फिलहाल के लिए बेच दे। दूसरी तरफ युंजन, यंजू और वोजन वेडिंग ड्रेस शॉपिंग के लिए जाते हैं, और वहाँ युंजन नोटिस करती है कि यंजू को मैगजीन में छपा हुआ एक वॉल लैम्प बहुत अच्छा लग रहा है, और बस अब वो अपनी बहन को शादी में यही गिफ्ट में देना चाहती थी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो लैम्प बहुत महंगा है, और फाइनली तायुंग अपना वही लैम्प बेचने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक ऑनलाइन सामान बेचने वाली ऐप पेमेंट पे डाल देता है। अब यंजन उस पोस्ट को देखती है और वो लैम्प खरीदने के लिए उससे कांटेक्ट करती है। देन जब दोनों मिलते हैं तो यंजन उसे उस लैम्प के पैसे कम करवाने की कोशिश करती है, लेकिन बातों बातों में उनके बीच झगड़ा ही हो जाता है, क्योंकि तायुंग पैसे कम करने के लिए तैयार ही नहीं था, और इस चक्कर में दोनों लैंप के साथ नीचे गिर पड़ते हैं। तायुंग अपने लैंप को बचा तो लेता है, लेकिन बेचारे का बल्ब टूट जाता है। ये देख अब तो युंजन भी उस लैंप को लेने से मना कर देती है, और दोनों ही बुरे मूड में अलग हो जाते हैं। लेकिन गलती से युंजन का फोन तायुंग के पास आ जाता है, और फोन में मौजूद फोटो और मैसेजेस देखकर तायुंग को पता चलता है कि युंजन की बहन उसी के भाई से शादी कर रही है, जिससे वो बहुत सालों से नहीं मिला। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि छोटा तायुंग रो रहा होता है और उसका बड़ा भाई उसे छोड़ के चले जाता है। अब मैसेज से तायुंग को पता चलता है कि कल एक फैमिली मीटिंग होने वाली है, और अगले दिन वो उसमें बिन बुलाए पहुंच जाता है और युंजन को उसका फोन भी लौटा देता है। और युंजन तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तायुंग उसका इन लॉ निकलेगा। देन वहाँ थोड़ा खाने पीने के बाद वो अपने भाई पर आरोप लगाता है कि उसने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, और युंजू को भी वार्न करता है कि उसका भाई लोगों को छोड़ने में एक्सपर्ट है, इसलिए वो शादी करने से पहले एक बार फिर सोच ले। उसका भाई उससे बात करना चाह रहा होता है, पर तायुंग के दिल में सालों की कड़वाहट होती है, इसलिए वो अपने भाई की एक नहीं सुनता और कहता है, इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ एंड आई होप कि हम कभी न मिलें। यहीं से एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो जिंग तायुंग का बर्थडे मनाता है और उसे कैमरा और नए जूते भी दिलाता है। फिर वो तायुंग को एक ऑर्फनेज ले जाकर कहता है कि यहीं इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लेकिन फिर वो जो कभी नहीं आता। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि अंजू और वोजिन की शादी हो जाती है, लेकिन तायुंग वहाँ पर नहीं आता। अब यहीं से कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। दिखाया जाता है कि तायुंग ने फोटोग्राफी छोड़ दी है और अब वो एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, और उसकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि उसने अपना एक खुद का अपार्टमेंट भी खरीद लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ युंजन एक ऑफिस में काम कर रही है, लेकिन एक बार फिर उसे फुल टाइम जॉब नहीं मिलती। उसकी बहन चाहती है कि युंजन उनके साथ ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन युंजन को लगता है कि उसकी बहन उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए उसका अपनी बहन से इस बात पर झगड़ा हो जाता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तो कई दिनों तक युंजन के मैसेजेस का जवाब तक नहीं देती। अब इसी दौरान वोजिन को मैसेज मिलता है कि उसके फादर जेल से रिहा होने वाले हैं। उस मैसेज को देखकर वो थोड़ा टेंस नजर आता है और अपने भाई तायुंग को कॉल करने के बारे में सोचता है, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो। अगले दिन दिखाते हैं कि वोजिन और यंशु कार में कहीं जा रहे होते हैं। वोजिन अभी भी थोड़ा परेशान दिखता है, लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक साइड से आकर उनकी कार को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि उन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर तायुंग और यंजन को पता चलती है, तो यंजन भागते हुए उनके फ्यूनरल पर आती है। तो वहीं तायुंग को वो पल याद आते हैं जब उसने अपने भाई से कहा था कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे। देन जब वो फ्यूनरल पर आता है तो यंजन को शोक मनाते हुए देखता है, और वहीं उसकी मुलाकात वूजू से होती है, जो युंजू और वूजन का इकलौता बेटा है। युंजन उसे रोते हुए चुप करवा रही
रही होती है, लेकिन वो तो अपने अंकल को देख रोते हुए उनके पास आने लगता है और तायुंग उसे अपने पास आते हुए देख ऐसे घबराते हुए पीछे होने लगता है जैसे वो बच्चा नहीं कोई मुसीबत हो। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो जो सामान से टकराने वाला है तो वो उसे बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में यंजन को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसकी कलाई में चोट आ गई थी। अब यंजन तो चली जाती है हॉस्पिटल और इस वजह से तायुंग मेन शोककर्ता की जिम्मेदारी संभालता है और यंजन के ठीक होने तक वूजू का ख्याल भी रखता है। लेकिन उसके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वूजू जितना भोला दिखता है उतना ही अंदर से शैतान है, यानी कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। और बेचारा तायुंग, उसकी तो उसने बैंड बजा के रख दी थी। खैर अब जब बाद में यंजन वहाँ पर आती है तो पता चलता है कि उसके हाथ में सूजन आ गई है और उसके हाथ को ठीक होने में पूरे 2 हफ्ते लगेंगे। इसलिए फिनरल खत्म होने तक वूजू की जिम्मेदारी तायुंग उठा लेता है और सारी चीजों में यंजन की मदद भी करता है। लेकिन जब लास्ट में वूजू की कस्टडी की बात आती है तो तायुंग सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है, जबकि यंजन उस बच्चे को पालने का डिसीजन लेती है। अब आखिर में तायुंग उन दोनों को अलविदा कहता है और वूजू को एक चॉकलेट खिलाकर वहाँ से चले जाता है और यंजन वूजू को अपने साथ लेकर अपनी बहन और ब्रदर इन लॉ के घर आ जाती है और वहाँ वो कमरा देखती है जो उसकी बहन ने उसके लिए रेडी किया था। उसे अपनी बहन से लड़ाई के दौरान कही हुई सारी बातें याद आती है और उसे बहुत पछतावा होता है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि बीएस फूड ने उसकी एप्लीकेशन सिलेक्ट कर ली है और अब वो इंटरव्यू वाले राउंड में पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ तायुंग अपने दोस्त ईजुन के साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए अपना दुख बांटता है। वो उसे खास बात बताता है कि मरने से कुछ देर पहले वूजन ने उसे कॉल करने की कोशिश की थी और एक मैसेज भी भेजा था कि उसे किसी जरूरी बात पर चर्चा करनी है। अगली सुबह दिखाते हैं कि यंजन ने इंटरव्यू की तैयारी के चक्कर में किचन को फिश मार्केट बना दिया होता है और ऊपर से इतनी मेहनत से बनाए हुए खाने को वूजू को एक सेकंड नहीं लगता अपने मुंह से निकालने में। बेचारे बच्चे को भी उसके हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी उसकी इकलौती दोस्त सियोन वहाँ पर आती है जो बीएस फूड में ही काम करती है और दोनों का गरीबों जैसा हाल देख वूजू की देखभाल में यंजन की मदद करती है और दोनों को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि बच्चे की परवरिश करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर तायुंग अपने नए अपार्टमेंट की मरम्मत और बदलाव के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा होता है। फिर इस कहानी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है पार्क युन संग, जो कि बीएस फूड का टीम लीडर है। वो अभी कंपनी के डायरेक्टर के सामने एक शानदार डिश बनाकर दिखाता है और इसी के जरिए नए प्रोजेक्ट की मंजूरी हासिल कर लेता है। और जब वो अपनी टीम के इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट देखता है तो उसमें यंजन की प्रोफाइल को देख उसे उसकी याद आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। अब इंटरव्यू का दिन आ जाता है और यंजन के दोस्त सियोन, जो आज वूजू का ध्यान रखने वाली थी, उसे अचानक बुसान के काम के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए वो एंड टाइम पर यंजन को कॉल करके बता देती है कि वो आज नहीं आ सकती। ये सुनकर यंजन पैनिक करने लग जाती है क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने में बस 3 घंटे बचे थे। अब वो अपने सारे पड़ोसियों के पास जाकर उन्हें अपनी कंडीशन बताती है, लेकिन हर कोई बहाना बनाकर उस प्यारे से बच्चे को संभालने के लिए मना कर देता है और अब वो मजबूर होकर तायुंग को ही मैसेज कर देती है कि वो बच्चे को छोड़ रही है। और ये सुनते ही तायुंग फौरन से यंजन के घर आ जाता है और यंजन उसके सामने ड्रामा वगैरह करके थोड़ी देर के लिए ही सही वूजू का ध्यान रखने के लिए मना ही लेती है और फटाफट अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। अब जब तायुंग अपने भाई के घर और कमरे को देख रहा होता है तभी उसे काम से रिलेटेड एक कॉल आ जाता है और इसलिए वो वूजू को अपने साथ लेके अपने घर चले जाता है ताकि लैपटॉप पर काम कर सके और साथ ही घर ले आकर उस छोटे से बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि उसे बिल्कुल चुप रहना है, एकदम भूत की तरह, और यहाँ से हिलना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बदले उसे वूजू से एक थप्पड़ खाने को मिल जाता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब वो बेचारे छोटे से क्यूट से बच्चे को क्या ही कहे। यहाँ इंटरव्यू के दौरान युनचिन बताती है कि खाना अक्सर यादों से जुड़ा होता है, जैसे उसकी बहन के बनाए हुए किमची पैनकेक। यहाँ तायुंग अपना काम ये सोचकर कर रहा होता है कि एक छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा और चलते चलते कितनी ही दूर तक जाएगा, लेकिन देखते ही देखते वो भोला मनक उसके पूरे घर को अस्त व्यस्त करके ही छोड़ता है। और ये देख तायुंग इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी गूंज पूरे बिल्डिंग में सभी को सुनाई देती है। अब तायुंग चिढ़ जाता है और वापस उस बच्चे को उठाकर उसके घर ले जा रहा होता है और साथ ही युनचिन को भी कॉल लगा रहा होता है, लेकिन वूजू से वो भी देखा नहीं चाहता। वो एक सेकंड में उसका फोन गिरा देता है और दूसरे सेकंड में कार आके उसके फोन को कुचल कर चली जाती है। और ये सब इतनी जल्दी में होता है कि तायुंग को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। अब बेचारा हद से ज्यादा परेशान होकर तायुंग वूजू को लेकर सीधे बीएस फूड के ऑफिस पहुंचता है और वहाँ
वहाँ भी वूजू ने अपनी शरारत नहीं छोड़नी थी। हर तरफ हंगामा मचा दिया होता है और जब यंजन उन दोनों को वहाँ देखती है तो पहले तो शॉक हो जाती है और दूसरी पल शर्मिंदगी से उन दोनों को खींचकर कंपनी से बाहर ले आती है और तायुंग से बहस करने लग जाती है कि मैंने बस तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। लेकिन उनकी बहस के दौरान वो जो वहाँ से गायब भी हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो फाउंटेन के बीचों बीच मजे से खेल रहा है, यानी कि दुनिया जाए भाड़ में। अब उसे वापस लाने के लिए इन दोनों को भी फाउंटेन में कूदना पड़ता है क्योंकि वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आ रहा था ना, इसलिए। अब जैसे तैसे उसे वहाँ से बाहर निकालने के बाद गुस्से में तायुंग फिर से उसे साफ साफ कह देता है कि अब वो ना तो यंजुन से मिलेगा और ना ही वूजू से। लेकिन भाई किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि जब अगले दिन तायुंग अपना नया फोन खरीदता है तो तभी उसके कॉन्ट्रैक्टर के घबराए हुए मैसेजेस उसे मिलते हैं। वो लोग बताते हैं कि तायुंग के नए अपार्टमेंट में पानी भर गया है क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा काम करवाने को कहा था उस वजह से वहाँ पानी का पाइप फूट गया और अब अपार्टमेंट तैयार होने में 1 महीना और लगेगा। वैसे प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि अभी जहाँ तायुंग रह रहा है यानी उसका मौजूदा स्टूडियो अपार्टमेंट का लीज भी खत्म होने वाला है, यानी कि उसके पास अब रहने की जगह भी नहीं बची थी। और जहाँ तक रही लीज रिन्यू करवाने की बात, वो तो होने से रहा क्योंकि अपार्टमेंट के ओनर ने पहले ही न्यू किराएदार को साइन कर लिया था। अब अगले दिन यंजन के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक मूविंग कंपनी किसी के घर का सामान लेके आती है। हर किसी को लगता है कि कोई नया रहने आया होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो तायुंग है जो सुबह सुबह वूजू के घर टपक पड़ा है। यंजन तो उसे देखते ही शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब पता चलता है कि तायुंग यंजन के पहले कही हुई वूजू के साथ मिलकर पालने वाली बात को बहुत सीरियसली ले चुका है। यंजन तो उसे यहाँ रहने से मना कर देती है और उसके इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ होती है। तब तायुंग उसे अपने बुरे हालातों के बारे में समझाता है और उस दिन वूजू ने उसके स्टूडियो में जो भी नुकसान किया उसके फोटोज दिखाता है और बताता है कि उस बच्चे ने करीब 50 लाख वॉन का नुकसान किया है। ये सुनकर यंजन शॉक हो जाती है क्योंकि इतने पैसे तो वो इस जन्म में बिल्कुल चुका नहीं सकती थी, इसलिए वो मजबूर होकर तायुंग को यहाँ रहने देने के लिए हाँ कर देती है। अब तायुंग और वूजू मिलकर सारा सामान जमाने लगते हैं और यंजन उन्हें देखते देखते थककर वहीं सो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उठती है तो उसे पूरा घर साफ सुथरा मिलता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि तायुंग ने ये सब किया। इवन वो सुबह सुबह उन दोनों के लिए हेल्दी नाश्ता भी रेडी कर देता है ताकि यंजन को उससे बहस करने का मौका ही न मिले। वो वूजू को भी अब अच्छे से संभाल लेता है जिसे देखकर यंजन बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी और तब बढ़ जाती है जब उसे बीएस फूड से ऑफिशियली ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, यानी उसे जॉब मिल गई। ये देख तायुंग उसे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहता है और खुद वूजू का ध्यान रखने का जिम्मा लेता है, पर असल में तो वो यंजन को खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसे घर पर रहने दे। अब जब यंजन के पास जॉब है तो तायुंग को पूरा भरोसा है कि यंजन उसे रोकना चाहेगी, नहीं तो वूजू को कौन संभालेगा। तो वहीं सियोन से बात करने के बाद यंजन को समझ आता है कि नई जॉब के शुरुआती दिनों में वूजू की देखभाल के लिए तायुंग का साथ होना बेहतर रहेगा। अब इसी वजह से दोनों शाम को बैठकर एक रूममेट एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके मुताबिक तायुंग यंजन के काम के दौरान वूजू का ध्यान रखेगा और फिर दोनों घर के सारे खर्चे आधे आधे आपस में बांट लेते हैं, यानी कि तायुंग अब पूरे 1 महीने के लिए यहाँ रहेगा। अब अगले दिन ऑफिस में तायुंग अपनी पूरी साल की छुट्टियाँ एक साथ लेने की रिक्वेस्ट करता है ताकि यंजन के काम पर रहने के दौरान वो वूजू का ख्याल रख सके। अब तायुंग का बॉस मान तो जाता है लेकिन एक शर्त पर ही उसकी छुट्टी मंजूर करता है कि अगर वो एक मॉडल में होने वाले शूट के लिए फोटोग्राफर की जगह ले तो, क्योंकि कंपनी का फोटोग्राफर अचानक गायब हो चुका था। अब तायुंग को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है और मॉडल जाकर रूम्स की फोटो खींचता है। वहीं उसकी मुलाकात एक फेमस फोटोग्राफर एमी चो के मैनेजर से होती है और उसका काम देख मैनेजर उसे 1 दिन के शूट के लिए एमी चो की मदद करने के बदले 10 लाख वॉन ऑफर करता है। लेकिन तायुंग उसका ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो दोबारा कभी फोटोग्राफी की दुनिया में नहीं लौटेगा। अब अगले दिन यंजन अपने काम के पहले दिन ऑफिस पहुंचती है और कई सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करती है और इस दौरान तायुंग वूजू की एक्टिविटीज की फोटो उसे भेजता रहता है ताकि यंजन को तसल्ली मिले कि वो वूजू का अच्छे से ध्यान रख रहा है। अब रात को जब तायुंग शॉवर लेने लगता है तो अचानक ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है और वो आधे नहाने से ही बाहर आ जाता है। तभी यंजन भी अपने काम से लौट आती है और उसे ऐसे हाल में देख अचानक से चीख पड़ती है। बाद में पता चलता है कि घर का बॉयलर खराब हो चुका था और उसे ठीक करने में 10 लाख वॉन लगेंगे जो यंजन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरी में उस रात वो दोनों चूल्हे पर पानी गर्म करके वूजू को नहलाते हैं। लेकिन उस नन्हे शैतान को नहलाने में ही इनके पसीने छूट जाते
जाते हैं। अब अगले दिन यंचन का टीम के साथ पहला ऑफिशियल वर्किंग डे होता है, लेकिन मुसीबत तब हो जाती है जब उसका एक कलीग उसे उस वीडियो से पहचान लेता है जिसमें तायंग मूजू को लेकर उसके इंटरव्यू वाले दिन ऑफिस आया था और दोनों ने मिलकर खूब तमाशा करा था। और इस वजह से यंचन बहुत एम्बेरस होती है जब उसे पता चलता है कि उस वीडियो को 1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वैसे उसका फेस उसमें नहीं आता है, लेकिन उसके हुलिये से काफी लोग उसे पहचानने लग जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका मैनेजर कोई और नहीं यंसियांग है, जो कि उसका पहला प्यार है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन तो देता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जताता कि वो उसे पहले से जानता है। यानी ये बंदा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखता है। तो वहीं घर पर तायुंग बॉयलर ठीक करने के लिए पड़ोसी से औजार मांगने जाता है, लेकिन वो पड़ोसी खुद आगे होके कहता है कि मैं बॉयलर ठीक कर सकता हूँ, और वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तायुंग को भी उस पर विश्वास हो जाता है। अब बॉयलर ठीक करने के दौरान वो तायुंग से यंचन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, और उसकी बातों से ये अंदाजा लगा लेता है कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि तायुंग भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा था उसे। अब आखिर में उस पड़ोसी से वो बॉयलर ठीक नहीं हो पाता, बल्कि उस बॉक्स में सारी तारें जल जाती है। तायुंग सिचुएशन हैंडल तो कर लेता है, लेकिन वो पड़ोसी वो तो अब तक 9-2-11 हो चुका था, क्योंकि उसे सिर्फ पंचायत चाहिए थी जो उसे मिल गई। वैसे अब हालात और भी खराब हो चुके थे, क्योंकि बिना बॉयलर ये लोग कब तक ही काम चला पाएंगे। इसलिए अब यंचन मकान मालिक को बॉयलर के लिए मैसेज करने की कोशिश करती है, और इस पर भी ये दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं कि मैसेज में क्या लिखें, क्योंकि यंचन कुछ शांति वाला मैसेज भेजना चाहती थी, तो वहीं तायुंग गुस्से वाला मैसेज, और इस चक्कर में गलती से एक बदतमीज तस्वीर सेंड हो जाती है, जिस वजह से यंचन तायुंग पर काफी चिढ़ती है। अब अगले 2 दिन तक तो यंचन ठंडे पानी से नहा के अपने ऑफिस के लिए रवाना होती है, लेकिन तीसरे दिन तायुंग नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब यंचन जब ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका पहला प्यार यानी युनस्यांग बिजनेस ट्रिप पर है, और वो परसों वापस आएगा ऑफिस। तो यंचन रिलैक्स हो जाती है और अगले दिन बिना नहाए ऑफिस आती है, लेकिन युनस्यांग को ऑफिस में देखते ही शॉक हो जाती है। यहाँ घर पर तायुंग भी बिना बॉयलर के परेशान हो रहा था, और ऊपर से उसे याद आता है कि यंचन की तबीयत भी इसी वजह से खराब हो रही है, और इसलिए अब वो एमिचो के लिए फोटोग्राफी का काम लेने का फैसला करता है और उसके मैनेजर से मिलने आता है। और जहाँ तक रही वूजू की बात, उसकी देखभाल एक दिन के लिए वो अपने दोस्तों से करवाता है। यहाँ दिखाते हैं कि तायुंग को काम मिल जाता है और वो एक मॉडल के शूट में एमिचो की मदद करता है। हालांकि मैनेजर ने उसे अपना ओपिनियन देने से मना किया था, फिर भी तायुंग लाइटनिंग को लेकर अपनी राय दे देता है, और वो ये रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि वो सिर्फ एमिचो के साथ एक दिन के लिए ही तो काम कर रहा है। अब शूट के बाद जब वो घर आता है तो उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि कैसे एमिचो कभी उसकी आइडियल हुआ करती थी। तो वहीं ऑफिस में युनस्यांग नोटिस करता है कि यंचन बीमार है, तो वो आगे होके यंचन को कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और यंचन उससे कुछ कह भी नहीं पाती। खैर फिर वो उसे घर ड्रॉप करता है, और फाइनली दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, और दोनों ने ही उम्मीद नहीं की थी कि वो दोनों सालों बाद ऐसे मिलेंगे। युनचन कहती है मुझे तो लगा तुम मुझे भूल गए। तो युनस्यांग पूछ बैठता है क्या तुम इस बात से अपसेट हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो युनस्यांग कहता है आई होप कि हम दोनों अच्छे से ऑफिस में काम करें, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युनस्यांग उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी युनचन को एक कॉल आ जाता है, और थोड़ी देर में वो वापस आके बताती है कि वो एक लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रही है, और शायद अब वो दोनों दोबारा ना मिल सके। अब जब युनचन घर पहुँचती है तो उसे घर की हालत देखकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर तायुंग उसे बताता है कि बॉयलर ठीक हो गया है। अब काफी दिनों बाद युनचन गर्म पानी से नहा के बहुत अच्छा महसूस करती है, और फिर वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, और बातों बातों में युनचन उसे बॉयलर के पैसे किश्तों में लौटाने की बात करती है, लेकिन तायुंग उसे छोड़ देने को कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम उसकी चिंता मत करो। देन दोनों डिसाइड करते हैं कि बाकी का महीना शांति से बिताएंगे, लेकिन ये शांति भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि रात को ढेर सारी वाइन की बोतलें खत्म करने के बाद दोनों सुबह साथ में सोए होते हैं, और जब दोनों एक ही बिस्तर से जागते हैं तो दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। फिर फौरन से दोनों बिस्तर से उठते हैं, और बाहर आकर उन्हें रात का अपना किया सारा कांड याद आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों ने ढेर सारी वाइन पी ली थी, और गेम खेलते खेलते वो तायुंग के कमरे में चले गए थे, जहाँ तायुंग उसे अपना फोटोग्राफी अवार्ड दिखाता है, और यंचन अपनी बहन को याद करके रो पड़ती है, और तायुंग उसे कंफर्ट करने लगता है। फिर दोनों ही बिस्तर पर सो जाते हैं, पर उन्हें गर्मी लगने लगती है तो वो अपने कपड़े भी उतार देते हैं, और बस यही याद आते ही दोनों घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे से वो दोनों ड्रिंक्स को पूरी तरह अवॉइड करेंगे। वीकेंड होता है, इसलिए आज पूरा दिन यंचन वूजू को संभालती है, और तायुंग वो तो अपने कमरे
कमरे से बाहर ही नहीं आता, क्योंकि सुबह की सिचुएशन की वजह से दोनों को समझ नहीं आता कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे फेस करें। अब यंजन अपनी दोस्त सियोन के साथ वूजू को लेके प्लेग्राउंड आ जाती है और उससे आज सुबह की पूरी बात बताती है। तो सियोन एकदम शॉक हो जाती है। फिर वो मजाक में पूछती है क्या वो तायों को एक आदमी की तरह देखने लगी है। ये सुनकर यंजन फौरन से मना कर देती है और बात को टाल देती है। तो वही तायोंग भी आज खोया खोया सा होता है। तो उसके दोस्त बातों बातों में उससे पूछ बैठते हैं कि क्या उसे यंजन खूबसूरत लगती है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी खुद भी उसके पास नहीं होता। तो वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अब घर लौटने पर दोनों एक दूसरे के सामने अजीब सा महसूस करते हैं और काफी ऑकवर्ड होने लग जाते हैं। एक टाइम पर जब यंजन विंडो खोलने में उसकी मदद करती है तो तायंग तो उसे देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि उस पर यंजन उसे बहुत क्यूट लगती है और वो उसकी इमेजिनेशन में खो जाता है। पर जल्दी ही यंजन उसे रियलिटी में ले आती है और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि ये डोर भी खराब हो चुका है। फिर यंजन उसे एक और चीज दिखाती है किचन में जो खराब हो चुकी थी। तो तायंग उस चीज को चेक करने लगता है और उसके मसल्स देख इस बार यंजन उसे देखते की देखती रह जाती है और उसके इमेजिनेशन में खो जाती है। खैर फिर तायंग भी उसे रियलिटी में ले आता है और वो भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि मुझे लैंडलॉर्ड को बताना पड़ेगा कि किचन में ये चीज भी ठीक से काम नहीं कर रही। लेकिन हमेशा से यही हाल है कि उसका कोई जवाब नहीं आता। वैसे अब ये दोनों एक दूसरे को नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब अगले दिन ऑफिस में यंजन के कलीग फिर से ये चर्चा करते हैं कि क्या वो ही वो लड़की है जो वायरल वीडियो में दिखी थी। लेकिन यंजन सीधा जवाब न देके बात को टाल देती है कि हस्बैंड तो छोड़ो, मेरा तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है। और बस उसी टाइम युनस्योंग वहाँ आ जाता है और सबको मीटिंग रूम में बुलाता है। फिर पूरी टीम एक न्यू क्लाइंट ग्लो मार्केट को पाने की कोशिश में लग जाती है, जिसने पहले युनस्योंग के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। वैसे युनस्योंग यंजन की रिसर्च देखकर खुश होता है और उससे पूछता है क्या वो प्रपोजल का पहला ड्राफ्ट बनाना चाहेगी, और यंजन भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कचरा फेंकते टाइम तायोंग की मुलाकात अपने उसी पड़ोसी डोसिक से हो जाती है जिसने उसका बॉयलर खराब कर दिया था। और फिर 9-2-11 हो गया। वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि बहस करने लग जाता है कि बॉयलर तो पहले से ही खराब था, तो उसमें उसकी क्या गलती। तभी डोसी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उससे डांटने लगती है कि वो इतनी सिगरेट क्यों पीता है और उसने उसका कचरा इस बोतल में क्यों रखा। पर डोसी तो अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैंने वो कब की छोड़ दी। तभी उस दिन की बात का बदला लेने के लिए तायोंग डोसिक की मॉम को बता देता है कि उसने कल ही डोसिक को एक स्टोर के बाहर सिगरेट पीते हुए देखा था। और बस इतना सुनते ही डोसिक की मॉम अपने बेटे से कहती है तू घर आ, मैं तुझे बताती हूँ। तभी युनचिन वहाँ पर आ जाती है। तो डोसिक तायोंग से अभी के बात का बदला लेने के लिए युनचिन को तायोंग के अदर हाफ कहने लग जाता है। तायोंग उसे चुप करवाने लगता है, बट वो नहीं होता और युनचिन को भी उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आता। तो तायोंग बहाने से युनचिन को वहाँ से ले जाता है। वैसे डोसिक और उसकी मॉम को वूजू को देख थोड़ा तरस आता है कि इतनी छोटी उम्र में ही उसके पेरेंट्स गुजर गए और यंजन और तायुंग अपने करियर के साथ साथ वूजू को बहुत मुश्किल और नाजों से पाल रहे हैं। वैसे घर लौटकर यंजन अभी की बातों के बारे में जब उससे पूछती है तो तायुंग बहाना बना देता है कि तुम बहुत अडोरेबल दिखती हो, इसलिए शायद उन्होंने हमारे बारे में गलत समझ लिया होगा। तभी यंजन को यूसियोंग का कॉल आ जाता है और वो ऑफिस का कुछ काम उसे और बता देता है। तो कॉल कटने के बाद वो तायुंग को बताती है कि उसे इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह अच्छा परफॉर्म करना है ताकि वो बीएस फूड की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने तक उसे ऑफिस में देर रात तक भी काम करना पड़ेगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उससे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट भी करती है कि जब तक उसका प्रपोजल का काम पूरा न हो जाए वो रोज कुछ घंटे ज्यादा वूजू का ध्यान रख ले। इस बार तायुंग न झगड़ा करता है और न चिढ़ता है, बल्कि थोड़ी सी झिझक के बाद चुपचाप हाँ कर देता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ दिनों तक तो युनचुन लगातार काम में जुटी रहती है, कभी कभी तो वो रात को सोती भी नहीं। और ये देख तायुंग से जितना हो सके वो वूजू के साथ साथ उसका भी ध्यान रखता है। अब एक दिन सफाई करते हुए तायुंग युनचुन के कमरे में लगे रात को चमकने वाले सितारों को देखता है, वही कमरा जिसमें अब युनचुन सो नहीं पाती। और वही देख के तायुंग को वापस अपने उस नशे वाली रात याद आ जाती है जहाँ युनचुन उसे ये चमकने वाले सितारे दिखाती है और बताती है कि कैसे वो और उसकी बहन एक बेसमेंट फ्लैट में रहते थे जो बारिश से भर जाता था। और फिर फुफुंद हटाने के लिए युनचू ने एक नया गेम बनाया था जहाँ जहाँ वो साथ में सफाई करते वहाँ एक ग्लो इन द डार्क स्टार लगा देते। युनचुन ये भी याद करती है कि उसकी बहन उसके लिए किमची
पैनकेक बनाती थी और फिर जो रूम यंजू ने उसके लिए रेडी किया था उसी रूम में वो अपनी बहन से कही आखिरी बदतमीज बातों को याद करके दुखी हो जाती है और इसी वजह से वो उस रूम में सो नहीं पाती। और ये सब याद आते ही तायुंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जब देखता है कि बाहर बारिश हो रही है तो वो युनचुन के लिए मस्त किमची पैनकेक बनाता है और उससे कॉल करके पूछता है कि तुम कब तक वापस आओगी। युनचुन कहती है मैं टाइम से घर आ जाऊंगी, लेकिन तभी युनसियांग आके उसे और काम पकड़ा देता है। अब घर पर तायुंग युनचुन का इंतजार करता रहता है और वो अभी तक ऑफिस में ही होती है। और फिर सभी के चले जाने के बाद युनसियांग युनचुन को घर छोड़ने का ऑफर देता है, पर युनचुन मना कर देती है। तो युनसियांग कहता है कि रास्ते में मुझे स्ट्रेटजीज पर भी बात करनी है, इसलिए अब युनचुन मान जाती है कि ठीक है। लेकिन युनचुन अब भी उसे अपने रहने की जगह और अपनी बहन के बारे में सच नहीं बताती। इधर तायुंग वूजू को पड़ोसी के घर छोड़कर युनचुन के लिए बस स्टॉप पर एक एक्स्ट्रा छाते के साथ उसका इंतजार करता है। तभी वो देखता है कि युनसियांग ने उसे घर ड्रॉप किया है। युनसियांग के पास इतनी अच्छी कार और उसे सूट वगैरह में देख तायुंग को थोड़ी जलन होने लगती है और उन दोनों को बातें करते हुए देख उसकी जलन और भी बढ़ जाती है। अब जब युनसियांग अपना छाता युनचुन को देके वहाँ से चले जाता है तब युनचुन की नजर तायुंग पर पड़ती है और वो उसे यहाँ देख चौंक जाती है। तो वही तायुंग गुस्से में घर चले जाता है कि मैंने फालतू ही इसकी चिंता करी। तो वही युनचुन को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि बारिश बहुत हो रही थी इसलिए उसके मैनेजर ने उसे घर छोड़ दिया और उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि तायुंग उसे वहाँ लेने आएगा। खैर तायुंग को उसके एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो बस इतना कहता है कि उससे इंतजार करने से सख्त नफरत है और ये कहकर वो अपने रूम में चले जाता है। अब जब युनचुन टेबल पर रखे हुए किमची पैनकेक को देखती है तो और भी इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान दिखाते हैं कि एमिचो का फोटोशूट मैगजीन में छप जाता है और वो उसमें तायुंग का नाम भी मेंशन करती है और ये देख युनचुन एक मैगजीन खरीद कर तायुंग को कॉन्ग्रेचुलेट कहती है। तभी एमिचो का खुद तायुंग को कॉल आता है और वो उसे अगले दिन काम पर आने और कैमरा साथ लाने को कहती है। तायुंग वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं बनाता क्योंकि वो फोटोग्राफी की लाइन में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर युनचुन उसे हौसला देती है और समझाती है कि तुम एक बार एमिचो के साथ काम करके तो देखो और जानो कि तुम फोटोग्राफी से आगे बढ़ नहीं पा रहे या बढ़ना नहीं चाहते। एक और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तायुंग युनचुन को वो कैमरा दिखाता है जो उसे बचपन में उसके बर्थडे पर गिफ्ट मिला था और वो उसको बताता है कि उसके लिए कितना मायने रखता है, लेकिन बिना ये बताए कि वो उसके भाई का ही दिया हुआ गिफ्ट है। देन वो एक्सेप्ट करता है कि उसे आज भी फोटोग्राफी से प्यार है। अब प्रेजेंट में युनचुन उससे कहती है कि वो हर तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश करेगी और वो ये देखे कि फोटोग्राफी आज भी उसके लिए क्या मायने रखती है। अब तायुंग मान तो जाता है कि क्या तुम कल के दिन टाइम पे घर आ पाओगी। तो युनचुन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कहती है, लेकिन अगले दिन शाम को युनसियांग फिर से उसे देर तक काम करने को कह देता है। इसलिए अब वो कॉल करके तायुंग से बहुत सारी माफिया मांगने लगती है कि वो नहीं आ पाएगी और अब तायुंग वूजू को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वो वूजू को वहाँ ले जाके एक जगह बैठा देता है और फिर एमिचो तायुंग का एक टेस्ट लेती है और उसे 3 घंटे में फोटो खींचकर उनके प्रिंट तैयार करने को कहती है। तो वहीं युनचुन और युनसियांग एयरपोर्ट के पास एक होटल में प्रपोजल पर काम करते हैं। युनचुन याद करती है कि कॉलेज के दिनों में भी युनसियांग उसका सीनियर था और वो दोनों पूरी रात ऐसे ही काम करते थे। ये बात जब वो युनसियांग को याद दिलाती है तो वो कहता है कि वो रात भर सिर्फ उसके साथ टाइम बिताने के लिए ही जागता था और इस पर युनचुन कुछ नहीं कह पाती। इस दौरान दिखाते हैं कि तायुंग काम में लगा होता है। तभी वो जो वहीं खेलते खेलते सामान से टकराकर गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। अब तायुंग घबराकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बच्चे के गार्डियन को बुलाने को कहते हैं। तायुंग युनचुन को कॉल करता है लेकिन वो एयरपोर्ट पर होने की वजह से फोन नहीं उठा पाती। अब जब वो घर लौटते टाइम अपना फोन देखती है तो उसे काफी सारे तायुंग के मिस्ड कॉल्स मिलते हैं और जब वो तायुंग को कॉल करती है तब पता चलता है कि वो जो इंजर्ड है और वो तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल आती है और पता चलता है कि वूजू का इलाज हो चुका है और वो सो रहा है। लेकिन तायुंग बाद में युनचुन पर अपना गुस्सा निकालता है और कहता है कि जब वो खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो बच्चे की कैसे संभालेगी, और ये बात युनचुन के दिल पे लगती है। अब बाद में डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं कि वूजू की चोट ठीक हो जाएगी, लेकिन असली चिंता वूजू की मेंटल कंडीशन है क्योंकि बच्चे सब महसूस करते हैं। और तायुंग जो वूजू के बारे में छोटी से छोटी चीज जब डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर का कहना होता है कि वूजू इमोशनल स्ट्रेस पर
पर रिएक्ट कर रहा है। अब अगले दिन तायोंग को अपने शब्दों पर पछतावा होता है कि उसे युनचुन को वो सब नहीं कहना चाहिए था जो उसने गुस्से में कहा। इसलिए वो वूजू और युनचुन के लिए आज बाहर से खाना लेकर आता है। वो लोग जैसे ही खाने वाले होते हैं तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है और जब युनचुन स्क्रीन पर देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि बाहर युनसंग आया था और इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब ये खुलासा होता है कि वही इस घर का मकान मालिक भी है जिसने कभी उनके मैसेजेस और कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।